बात मीरा शंकर मैं उमा से कर रही थी। एक तरह से बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए, और कहा यह जा रहा है कि इंडिया प्रेसिडेंसी जो है वो मोस्ट एम्बिशियस इन हिस्ट्री ऑफ G20 है, और अब जब ये दिल्ली डिक्लेरेशन आ गया है तो एक तरह से एक नया माइलस्टोन भी है। जी, क्योंकि लोगों को आशंका थी कि यूक्रेन के युद्ध को लेके जो भेदभाव था, रूस और चीन एक तरफ और यूएस और पश्चिमी देश एक तरफ, तो शायद ये डिक्लेरेशन को अपनाना मुश्किल होगा और शायद नामुमकिन भी होगा। पर ऐसा लगता है कि अब वो डिक्लेरेशन जो है या घोषणा स्टेटमेंट लोगों ने अपना लिया है और कुछ रास्ता निकाला है कि इन भेदभावों के बावजूद जो वैश्विक समस्याएं हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन या स्वास्थ्य को लेके मारामारी अगर होती है तो उसमें कैसे सहयोग बढ़ाएं, ये इन सब वित्तीय अपनापन कैसे बढ़ाएं, ये मल्टीलैटरल जो एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, इनको कैसे विकास की तरफ और उनका ध्यान दें। तो ये इन सब चीजों पे लोगों ने आम सहमति एक पा ली है। और ये हम लौट रहे हैं मीरा शंकर के पास जो हमारे साथ हैं। मीरा जी, जो बात लगातार केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं और भारत सरकार की तरफ से भी रिएक्शंस आ रहे हैं कि एक तरह से एक जो नया माइलस्टोन है, एक ऐतिहासिक हम आज भारत इतिहास बना रहा है G20 के इतिहास में, और वैश्विक स्टेज पर भी एक इतिहास आज यहाँ नई दिल्ली में बनता दिख रहा है। मीरा जी जी, क्योंकि काफी अहम मुद्दे भारत ने मेज पे रखे थे और इन सब मुद्दों पे काफी सारे सीरियस प्रपोजल्स भी मेज पे थे। तो अब डिक्लेरेशन में देखना पड़ेगा कि सहमति किन कदमों पे हुई है और इसके बाद वो कदम कैसे उठाए जाते हैं। ये एक बहुत सफलता है कि इस मौके पर या इस स्थिति में जब विश्व में जो खाई है पश्चिमी देशों के बीच और रूस और चीन के बीच, एक डिक्लेरेशन को अपनाने में हम सफल हो गए हैं। ये एक काफी अहमियत रखता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला, लोगों को ये लग रहा था कि शायद न हो पाए, और ये हो गया। ये पूरे विश्व के लिए, जैसे मैंने बोला था, अच्छा है। अब ये देखना पड़ेगा कि कौन से ठोस कदम पे सहमति बनी है। क्लाइमेट चेंज को लेके, पैंडेमिक्स में सहयोग बढ़ाने को लेके, मल्टीलैटरल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे विश्व का बैंक जो है, उनमें बदलाव लाने के लिए, महिलाओं को सामने लाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें भारत को काफी सफलता मिली है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके खास तौर से, उस पे क्या कदम उठाए जाएंगे। तो ये तो हमें जब पता चलेगा जब डिक्लेरेशन के डिटेल्स हमें मिलेंगे। पर ऐसे लगता है कि काफी मामलों पे सहमति बन पाई है, और काफी मामले ऐसे हैं जहां आगे का भी एजेंडा भारत शेप करेगा, क्योंकि जो मुद्दे उन्होंने मेज पे रखे हैं और जो प्रपोजल्स उन मुद्दों पे रखे हैं, ये आगे चल के भी G20 के एजेंडा को शेप करेगा। जी मीरा जी, जब मैं बात आपसे कर रही हूँ तो ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन है वो पब्लिक डोमेन में आ चुका है, एमए की वेबसाइट में है और हम तक पहुँच रहा है। इंटरेस्टिंग है, जो यूक्रेन का जो पैरा है इस डिक्लेरेशन में, वो मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। अंग्रेजी में है, कंसर्निंग द वॉर इन यूक्रेन। Concerning the war in Ukraine, by recalling the discussion in Bali, we reiterated our national positions and resolutions adopted at the UN Security Council and UN General Assembly, and underscored that all states must act in manner
कंसिस्टेंट विद द पर्पसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन। तो एक तरह से बीच का रास्ता निकला है, आपको लगता है, अंदाजा लग पा रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग पोजीशंस वेस्टर्न कंट्रीज ने लिया हुआ था, ऋषि सुनक दिल्ली के लिए निकलने से पहले उन्होंने कहा था कि हम जो रूस के खिलाफ हम एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी करना चाहेंगे, उन्होंने ट्वीट कर ये कहा था। और अब इस तरह का अगर पैरा आ रहा है यूक्रेन में, तो भारत कामयाब रहा है एक बीच का रास्ता निकालने में, आयन आउट करने में यूक्रेन के मुद्दे पर। क्योंकि अगर आप देखिए, जब बातचीत इस पे शुरू हुई थी तो बाली के जितने पैराग्राफ्स थे वो पश्चिमी देशों ने इसमें डाले थे। हर डेक्लेरेशन, हर मीटिंग की डेक्लेरेशन के ड्राफ्ट में वो बाली के पैराग्राफ्स डाले थे। रूस ने कहा कि ये अब हम बिल्कुल नहीं मान सकते, तो लोगों ने कहा और देशों ने कि भाई आपने बाली में तो इनको एक्सेप्ट कर लिया था, हाँ, ये दिखाते हुए कि आप इनके साथ सहमत नहीं हैं, आपकी सहमति नहीं है, तो आप यही क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि अब मामला और बहुत बिगड़ गया है और जो पश्चिमी देश हैं वो जो हथियार यूक्रेन को दे रहे हैं वो कहीं ज्यादा खतरनाक है और मॉडर्न है और लड़ाई बढ़ती जा रही है। तो जो बाली में हमको हम मानने के लिए तैयार थे, वो अब हम मानने के लिए तैयार नहीं है।